नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक कुंडू है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। चिन्मय भगवत गीता चैंटिंग कंपटीशन में इस बार 15th चैप्टर आने वाला है। अगर आप इस चैंटिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी ले रहे हैं तो आप इस 15वें अध्याय को नियमों के साथ सीख सकते हैं। हमारा प्रयास है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रतियोगिता में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नियमों के साथ 15वां अध्याय सीखें। Before starting with the 15th chapter, let's familiarize ourselves with the rules first. प्रधानतः दो तरह के नियम होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार। आइए पहले अनुस्वार के नियम को देखते हैं। जो भी अक्षर के ऊपर यह बिंदु आती है उसको अनुस्वार कहते हैं। अगर अनुस्वार के बाद क, ख, ग, घ आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है अंग। अगर अनुस्वार के बाद च, छ, ज, झ आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है न। अगर अनुस्वार के बाद ट, ठ, ड, ढ आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है र। अगर अनुस्वार के बाद त, थ, द, ध आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है न। और अगर अनुस्वार के बाद प, फ, ब, भ आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है म। अगर अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह आता है तो अनुस्वार का उच्चारण भी म होता है। अब आइए हम विसर्ग के रूल देखते हैं। अगर विसर्ग बाद स, श या श आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा स, श या श। अगर विसर्ग के बाद क या ख आएगा तो विसर्ग का उच्चारण ख होगा। ख गले से, ख फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस, ख। अगर विसर्ग के बाद प और फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा फ। जैसे हम फूक मारते हैं वैसे फ। अगर पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ आता है तो ओ का उच्चारण हो जाता है विसर्ग। आप सोच रहे होंगे विसर्ग क्या होता है, तो जो भी अक्षर के बाद ये तो ऐसी बिंदियां आती है उसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद ये सब नियम लागू होंगे। धन्यवाद। चलिए अब 15th चैप्टर सीखना चालू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यह एस जैसा एक अक्षर है, यह अवग्रह कहलाता है। तो इसमें हम एक विलुप्त अ होता है तो इधर हमको थोड़ा खींचना होता है। दशोऽध्यायः, अथ पंचदशोऽध्यायः, ऐसे। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब आइए इसके नियम जानते हैं। तो हर चरण में 8 अक्षर होंगे। तो पहले चरण का देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 8 पे खत्म हो गया। अगर आपको याद होगा तो मैंने कैसे बोला था, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्। तो यहाँ म पे खत्म हुआ। म पे क्यों खत्म हुआ? क्योंकि ये म हलंत हो गया और इधर समाप्त हो गया। तो म का कंस्ट्रक्ट क्या होता है? म आधा प्लस अ। तो यहाँ पे म आधा हो गया और इधर संधि छूट गई, और दूसरे चरण में यह अ चला गया। तो यहाँ से
शुरू होगा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो जब भी हम गिनते हैं अक्षर तो उसमें आधे अक्षर नहीं गिने जाते, जोड़ाक्षर। तो इधर ध आधा नहीं गिना जाएगा और ये म आधा भी नहीं गिना जाएगा। इधर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद अगर श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण श या स होता है, तो उधर श आ जाता है। अब अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इधर अनुस्वार के बाद प है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म, प फ ब भ म। छंदांसि यस्य पर्णानि, तो यहाँ पे एक बार गिन लेते हैं कितना अक्षर है। एक, न आधा नहीं गिना जाएगा। 2 3 4 स आधा नहीं गिना जाएगा। 5 6 7 8, तो यहाँ चरण समाप्त रहेगा। और छंदांसि, तो इधर स आ रहा है अनुस्वार के बाद, और अनुस्वार के बाद अगर स आता है तो उसका उच्चारण होता है म। अब चौथे चरण के नियम देख लेते हैं। यस्तम वेद स वेदवित्, यस्तम, तो अगर अनुस्वार के बाद व आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है म। तो एक बार वापस इस श्लोक को चैंट कर लेते हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आइए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। एक बार मैं आपको चैंट करके बता देता हूँ। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आइए अब इसके नियम जानते हैं। तो अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, अधश्चोर्ध्वं, यहाँ पे अनुस्वार के बाद प आ रहा है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। फिर यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने इधर शाखा हा बोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संधि छूट रही है तो यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा। तो आप अपनी किताबों में ये विसर्ग लिख दीजिए। दूसरे चरण में वैसे तो कोई नियम है नहीं, तीसरे चरण में भी वैसे कोई नियम नहीं है, और चौथे चरण में भी वैसे कोई नियम नहीं। एक बार मैं आपको चैंट करके बता देता हूँ। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। तो मैं एक बार आपको इसको चैंट करके बता देता हूँ। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अब आइए इसके नियम देखते हैं। तो पहले चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है, दूसरे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है, तीसरे चरण में ये न के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है स, तो अनुस्वार उच्चारण होगा म। यहाँ पे आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने बोला था अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, तो यहाँ पे जो ये म पूरा है ये इसका म आधा आ जाता है। तो म का कंस्ट्रक्ट क्या होता है? म इज इक्वल टू म आधा प्लस अ। तो ये जो कंस्ट्रक्ट है इसमें जो म आधा है वो यहाँ आ जाएगा, और जो अ है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये म हम काट देते हैं और ये अ इधर आ जाएगा। फिर इसको कैसे चैंट करेंगे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तो ये ऐसे आएगा। अब एक और बार हम चैंट करके देख लेते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा
अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। चलिए अब चौथा श्लोक देख लेते हैं। एक बार मैं आपको चैंट करके सुना लेता हूँ। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अब आइए इसके नियम देख लेते हैं। तो पहले चरण में यहाँ पे विसर्ग के बाद प आ रहा है, तो विसर्ग का उच्चारण होगा फ। तो यहाँ पे आप फ ऐड कर सकते हो, ये विसर्ग को काट सकते हैं। फिर यहाँ पे द के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है त, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। और फिर यहाँ पे आखिरी में य के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, तो उसका उच्चारण हुआ म। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। तीसरे चरण में चाद्यम, तो जो द्य के ऊपर अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है प, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और यहाँ पे श के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है प, तो अनुस्वार का उच्चारण भी म होगा। यहाँ पे यह विसर्ग के बाद प आ रहा है, तो विसर्ग का उच्चारण होगा फ, आधा फ। और यहाँ प्रवृत्तिफ, तो यहाँ भी प, विसर्ग के बाद प आ रहा है, तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा फ। आप ये सब नियम रेफर कर सकते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में ये सब नियम आपको समझाए थे, आप उधर से देख लीजिएगा एक बार। तो एक बार हम इसको चैंट कर लेते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। चलिए अब पांचवा श्लोक देख लेते हैं। एक बार मैं आपको चैंट करके सुना देता हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। अब आइए इसके नियम देख लेते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषाः, यहाँ पे संधि छूट रही है, तो यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा, आप अपनी किताबों में नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरे चरण में वैसे तो कोई चैंटिंग के हिसाब से नियम नहीं है। फिर तीसरे चरण में यहाँ विसर्ग के बाद स आ रहा है, तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स, ये अपनी किताबों में नोट कर लीजिएगा। फिर दोख, तो यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग के बाद ख आ रहा है, तो विसर्ग का उच्चारण हुआ ख, ख फ्रॉम दी एपिग्लोटिस, ख। ये मैंने आपको जब मैं आपको विसर्ग के नियम समझा रहा था तब बताया था। फिर यहाँ पे स के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, और अनुस्वार के बाद है नियम। तो नियम का कंस्ट्रक्ट क्या होता है? ज हलंत प्लस न, ज हलंत प्लस न। तो यहाँ पे अनुस्वार के बाद ज आ रहा है, तो अनुस्वार का उच्चारण हो जाएगा न। आपने नोटिस किया होगा, हमने संज्ञेय ही बोला था, संज्ञेय। संज्ञेय ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेफ है वो संधि के बाद कट के विसर्ग बन जाएगा। और ये चौथा चरण कैसे शुरू होगा? गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। यहाँ पे मूढाः, क्योंकि विसर्ग के बाद प आ रहा है, तो विसर्ग का उच्चारण हो जाएगा फ, जैसे फूक मारते हैं फ, तो विसर्ग कट जाएगा। फिर यहाँ पे यह के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद त आ रहा है, तो अनुस्वार का उच्चारण हो जाएगा न। आइए एक बार इसको चांट करके देख लेते हैं।
निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। चलिए अब छठा श्लोक देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसको चैंट करके सुना देता हूँ। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आपको याद होगा मैंने जब विसर्ग के रूप में बताया था कि अगर पहले और तीसरे चरण की समाप्ति में ओ आता है तो ओ का उच्चारण होता है विसर्ग। तो अपनी किताबों में लिख दीजिए ओ का उच्चारण विसर्ग और यहाँ पे चरण की समाप्ति। फिर दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है, तीसरे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है, तीसरा चरण इधर समाप्त होता है। और चौथे चरण में म के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है म, तो अनुस्वार के बाद म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण हो जाएगा म। आइए इसको एक बार चांट कर लेते हैं। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आइए अब सीखते हैं सातवां श्लोक। पहले मैं आपको एक बार चांट करके सुना देता हूँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब आइए इसके नियम जान लेते हैं। यहाँ पे वा के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है श, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। अपनी किताबों में लिख दीजिएगा म। फिर यहाँ पे पहला चरण समाप्त होगा। यहाँ पे त के बाद जो विसर्ग है उसके बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद स आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है आधा स। तो हम अपनी किताबों में लिख दीजिए आधा स। अब यहाँ पे न के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है श, और अगर विसर्ग के बाद श आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा श। तो अपनी किताबों में लिख दीजिए आधा श। यहाँ पे तीसरा चरण समाप्त होगा और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। आइए इसको एक बार मैं वापस आपको चैंट करके बताता हूँ सारे नियमों के साथ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब आइए आठवां श्लोक सीखते हैं। पहले मैं आपको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अब आइए इसके नियम देख लेते हैं। तो पहले चरण में यहाँ पे र के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है य, और अनुस्वार के बाद अगर य आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है म, आधा म। अपनी किताबों में लिख दीजिएगा। यहाँ पे पहले चरण की समाप्ति। फिर दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। तीसरे चरण में यहाँ पे स के ऊपर जो अनुस्वार है नियम के हिसाब से उसका उच्चारण होना चाहिए म, लेकिन जब आप चैंट कर रहे हैं तो आप इसका उच्चारण नियम ही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जब चैंट किया था तो आपने अगर नोटिस किया होगा मैंने संयाति बोला था, बट समयाति भी बोलोगे तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ पे फिर तीसरा चरण की समाप्ति और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। आइए एक बार इसको चैंट करके देख लेते हैं नियमों के साथ। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अब आइए नौवां श्लोक सीखते हैं। इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ।
श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अब आइए इसके नियम जान लेते हैं। पहले चरण में त्र के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है च, तो अनुस्वार के बाद अगर च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा आधा न। अपने किताबों में लिख दीजिएगा। यहाँ पे विसर्ग के बाद आधा स आ रहा है, और अगर विसर्ग के बाद स आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है आधा स। अपनी किताबों में लिख दीजिएगा। यहाँ पे न के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है च, और अगर अनुस्वार के बाद च आता है तो अनुस्वार का उच्चारण हो जाता है न। और यहाँ पे पहला चरण समाप्त होता है। दूसरे चरण में न के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है घ, और अनुस्वार के बाद अगर घ आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है आधा अंग। यहाँ पे तीसरे चरण में य के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होगा म, और यहाँ पे तीसरे चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। अब आइए इसको एक बार चैंट करके देख लेते हैं नियमों के साथ। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अब आइए 10वां श्लोक सीखते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अब आइए इसके नियम जान लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं चरण कहाँ पे समाप्त हो रहा है। पहला चरण इधर समाप्त होगा और तीसरा चरण यहाँ समाप्त होगा। अब आइए अनुस्वार के नियम देख लेते हैं। यहाँ पे त के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद अगर स आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है म। यहाँ पे त के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है व, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। यहाँ पे जो न के ऊपर अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद अगर व आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है म। तीसरे और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। अब आइए इसको एक बार चैंट करके देख लेते हैं नियमों के साथ। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अब आइए 11वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अब आइए इसके नियम जानते हैं। पहले देख लेते हैं चरण कहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो पहला चरण यहाँ पे समाप्त होगा, और जो तीसरा चरण है वो यहाँ पे समाप्त होगा। अब आइए इसके बाकी नियम देख लेते हैं। यहाँ पे न के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण म होगा, क्योंकि यहाँ पे चरण समाप्त हो रहा है। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। तीसरे चरण में यहाँ पे जो आपको ये एस दिख रहा है इसको अवग्रह कहते हैं। इसमें एक विलुप्त अ होता है, तो आपको थोड़ा सा खींच के बोलना है। तो यतन्तोऽप्यकृतात्मानः, यतन्तो ऐसे। और यहाँ चरण की समाप्ति ओ आ रहा है। आपको याद होगा शायद मैंने बोला था यतन्तोऽप्यकृतात्मानः। पहले जब मैंने नियम एक्सप्लेन किए थे तब मैंने बताया था कि पहले और तीसरे चरण में ओ आता है आखिरी में, तो ओ का उच्चारण होता है विसर्ग। तो यहाँ पे आप अपनी किताबों में ओ को काट दीजिए
और विसर्ग लिख दीजिए। फिर यहाँ पे चौथे चरण में न के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। अब आइए इसको नियमों के साथ एक बार चांट कर लेते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अब आइए 12वां श्लोक देखते हैं। मैं आपको इसको एक बार चांट करके सुना देता हूँ। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब आइए इसके नियम जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं कहाँ पे चरण छूट रहा है। तो आपको याद होगा मैंने चैंट किया था यदादित्यगतं तेजः, तो यहाँ पे चरण समाप्त हो जाएगा। और तीसरा चरण कहाँ पे समाप्त होगा? यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, यहाँ पे तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा। अब आइए अनुस्वार के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे त के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है त, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। यहाँ पे ओ आ रहा है। आपको याद होगा मैंने कैसे चैंट किया था, यदादित्यगतं तेजः। अगर आपको याद होगा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पहले और तीसरे चरण में अगर ओ आता है आखिर में तो ओ का उच्चारण होता है विसर्ग। तो यहाँ पे ओ को काट दीजिए और विसर्ग लिख दीजिए। दूसरे चरण में यहाँ पे एस जैसा अक्षर है, वो अवग्र है, उसमें एक विलुप्त अ होता है, तो उसको थोड़ा खींच के बोलेंगे। कैसे? जगद्भासयतेऽखिलं तेऽखिलं, ऐसे। तीसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है, चौथे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। आइए अब इसको एक बार साथ में चैंट करके देख लेते हैं। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब आइए 13वां श्लोक सीखते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब आइए इसके नियम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कहाँ पे चरण छूट रहा है। तो आपको याद होगा मैंने शुरू किया था गामाविश्य च भूतानि, तो भूतानि, तो यहाँ पे पहला चरण समाप्त होगा। तीसरा चरण फिर कहाँ पे समाप्त होगा? तो मैंने कैसे बोला था, पुष्णामि चौषधीः सर्वाः, तो सर्वाः, यहाँ पे तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा। अब आइए विसर्ग के नियम देख लेते हैं। पहले और दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। तीसरे चरण में यहाँ पे ध के बाद उसके बाद का अक्षर है स, और अगर विसर्ग के बाद स आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है आधा स। तो अपनी किताबों में लिख दीजिए आधा स। और चौथे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। अब आइए इस श्लोक को नियमों के हिसाब से चैंट करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब आइए 14वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अब आइए इसके नियम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कहाँ पे चरण छूट रहा है।
तो मैंने कैसे चैंट किया था, अहम वैश्वानरो भूत्वा, तो यहाँ पे भूत्वा के बाद फिर तीसरा चरण कहाँ पे समाप्त होगा, तो प्राणापान समायुक्तः, तो यहाँ पे तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा। अब आइए इसके बाकी नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ह के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है व, और अगर अनुस्वार के बाद व आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है म। यहाँ पे दूसरे चरण में ना के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है द, और अनुस्वार के बाद अगर द आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है न। तीसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। चौथे चरण में न के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद अगर च आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है न। अब आइए इस श्लोक को नियम के साथ चैंट कर लेते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अब आइए 15वां श्लोक सीखते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। अब आइए इसके नियम पढ़ते हैं। तो पहले चरण में सर्वस्य चाहम्, यहाँ पे ह के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है ह, तो अनुस्वार के बाद अगर ह आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है म। और यहाँ पे चरण के बाद ओ आ रहा है। अगर आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में जब रूल्स बता रहा था तब मैंने बोला था कि अगर पहले और तीसरे चरण में ओ आता है आखिर में तो ओ का उच्चारण होता है विसर्ग। तो अपनी किताबों में आप ओ को काट के विसर्ग लिख दीजिए। फिर दूसरे चरण में यहाँ पे विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद का अक्षर है स, तो विसर्ग का उच्चारण क्या होगा, आधा स। और यहाँ पे न के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है च, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तीसरे चरण में यहाँ पे आखिर में ओ आ रहा है, तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया था पहले और तीसरे चरण के आखिर में अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण होता है विसर्ग। अपनी किताबों में ओ को काट के विसर्ग लिख दीजिए। और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। आते अब इसको एक बार साथ में चैंट करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। अब आइए 16वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अब आइए इसके नियम जान लेते हैं। पहले देखते हैं कहाँ पे चरण छूट रहा है। तो मैंने कैसे चैंट किया था, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, तो इधर लोके पे पहला चरण समाप्त होगा। तीसरा चरण कहाँ समाप्त होगा, मैंने कैसे बोला था, क्षर सर्वाणि भूतानि, यहाँ भूतानि पे तीसरा चरण समाप्त हो जाता है। अब आइए बाकी नियम देखते हैं। तो पहले चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है, दूसरे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। तीसरे चरण में यहाँ पे जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और अगर विसर्ग के बाद स आता है
तो विसर्ग का उच्चारण होता है आधा स। तो अपनी किताबों में लिख दीजिए आधा स। और चौथे चरण में यहाँ पे अवग्रह आ रहा है। ये जो एस जैसी चीज है इसको अवग्रह कहते हैं। इसमें एक विलुप्त अ छुपा होता है, तो इसको थोड़ा खींच के बोलेंगे, जैसे कि कूटस्थोक्षर उच्यते, कूटस्थोक्षर उच्यते, ऐसे। अब आइए इसको नियमों के साथ चैंट करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अब आइए 17th श्लोक देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अब आइए देख लेते हैं चरण कहाँ पे छूट रहा है। तो मैंने कैसे चैंट किया था, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। तो यहाँ पे चरण, पहला चरण समाप्त हुआ। तीसरा चरण कहाँ पे समाप्त होगा, मैंने कैसे बोला था, यो लोकत्रयमाविश्य। यहाँ पे तीसरा चरण समाप्त होगा। आइए बाकी नियम देखते हैं। यहाँ पे उत्तमः, तो यहाँ पे जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, और अगर विसर्ग के बाद प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे फूंक मारते हैं वैसे फ। तो यहाँ पे आप अनुस्वार को काट के आधा फ लिख सकते हैं। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। तीसरे और चौथे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। अब आइए इसको एक बार नियमों के साथ चैंट कर लेते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अब आइए 18वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अब आइए इसके नियम जान लेते हैं। पहले देखते हैं चरण कहाँ पे छूट रहा है। तो मैंने कैसे चैंट किया था, यस्माक्षरमतीतोऽहम्। तो ये जो म है, ये म का कंस्ट्रक्ट क्या होगा, म आधा प्लस अ। इसका म का कंस्ट्रक्ट क्या होगा, म इज इक्वल टू म आधा प्लस अ। तो यहां पे मैंने कैसे चैंट किया था, यस्माक्षरमतीतोऽहम्। तो यहाँ पे जो ये चरण आधा म पे छूट जाएगा, यहाँ पे छूट जाएगा, और ये जो अ बच गया ये यहाँ के चरण से शुरू होगा, अक्षरादपि चोत्तमः, ऐसे। तीसरा चरण कहाँ पे छूट रहा है, मैंने कैसे बोला था, अतोऽस्मि लोके वेदे च। यहाँ पे अब आइए इसके बाकी नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस जैसा एक अक्षर है, ये अवग्रह होता है, इसमें एक विलुप्त अ होता है। तो इसको हम थोड़ा खींच के बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, यस्माक्षरमतीतोऽहम्, तो हम, ऐसे। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से तो कोई नियम नहीं है। तीसरे चरण में यहाँ पे अवग्रह आ रहा है, इसमें भी विलुप्त है, तो इसको भी थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। कैसे, अतोऽस्मि लोके वेदे च, अतोऽस्मि लोके, ऐसे। और यहाँ पे चौथे चरण में ये जो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद है प, और अगर विसर्ग के बाद प या फ होता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे हम फूंक मारते हैं फ। तो यहाँ पे आप इसको काट दीजिए और फ, फ। अब आइए नियमों के साथ चैंट करते हैं। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः,
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अब आइए 19 श्लोक सीखते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अब आइए इसके नियम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं चरण कहाँ पे छूट रहा है। तो मैंने कैसे चैंट किया था? यो मामेवमसम्मूढः, तो यहाँ पे पहला चरण समाप्त हो जाएगा। तीसरा चरण कहाँ पे समाप्त होगा? स सर्वविद् भजति माम, यहाँ पे तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा। अब आइए बाकी नियम देख लेते हैं। तो पहले चरण में यहाँ आखिर में ओ आ रहा है, तो आपको शायद याद होगा मैंने स्टार्टिंग में जब रूल्स एक्सप्लेन करा था तब मैंने समझाया था कि पहले और तीसरे चरण में अगर ओ आता है आखिर में तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो इसको हम ओ को काट देते हैं और इधर विसर्ग लिख देते हैं। तो ये कैसे होगा? यो मामेवमसम्मूढः, ऐसे। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। तीसरे चरण में यहाँ पे माँ के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसका उच्चारण होगा म, क्योंकि यहाँ चरण समाप्त हो रहा है। चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। अब आइए इसको नियमों के साथ एक बार चैंट करते हैं। ओ मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अब आइए 20वां श्लोक सीखते हैं। पहले मैं आपको इसको एक बार चैंट करके सुना देता हूँ। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अब आइए इसके नियम देखते हैं। पहले देखते हैं कहाँ पे चरण छूट रहा है। यहाँ पे आपको एक पूरा वर्ड दिख रहा होगा, शास्त्रम इदमुक्तम। तो मैंने कैसे चैंट किया था? इति गुह्यतमं शास्त्रम, शास्त्रम पे, बट इधर एक मी जैसा लिख रहा है। अब मी का कंस्ट्रक्ट देख लेते हैं। मी इज इक्वल टू म आधा प्लस ई। तो मैंने म आधा, उस पे चरण समाप्त हो गया, यहाँ पे चरण समाप्त हो गया, और ये जो ई बच गया ये आ जाएगा दूसरे चरण के स्टार्टिंग में। तो फिर ये कैसे होगा? इदमुक्तं मया नघ। अब तीसरा चरण देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक पूरा शब्द दिख रहा होगा, बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च। तो मैंने कैसे चैंट किया था? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्। यहाँ पे बुद्धिमान् स्यात्, ये आधा तब पे चरण समाप्त हो गया। फिर चौथा चरण कैसे शुरू होगा? कृतकृत्यश्च भारत, ऐसे। अब आइए इसके बाकी नियम देख लेते हैं। पहले चरण में आप म के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है श। अनुस्वार के बाद अगर श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। आप अपनी किताबों में लिख दीजिए म। यहाँ पे दूसरे चरण में त के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है म, तो अनुस्वार का क्या उच्चारण होगा? म। तीसरे चरण में मैंने आपको ये वाला नियम बता दिया। चौथे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है। अब आइए इसको एक बार नियमों के साथ चैंट कर लेते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्रीमद् भगवद गीता के हर चैप्टर के आखिर में एक मंत्र होता है। यह मंत्र चैप्टर 15 का है। आइए इसे साथ मिलकर चैंट करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत।
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। पंचदशोऽध्यायः। 15th चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। हमें आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास चैप्टर 15 को सही तरीके से चैंट करने में मदद करेगा। हमारी यह विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैप्टर 15 को सही तरीके से चैंट करना सीखें। हरिओम।